इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां बजट सत्र चल रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा हो रही है। पद यूपीएससी के या एसएससी के जितने भी रिक्वेजिशन जाते हैं मान्यवर, उन सब पदों के लिए वर्ष में एक पहली बार कैलेंडर जारी होता है और पूरे साल भर का कैलेंडर जारी होता है। और उसमें जितने पद रिक्त हैं उसमें बाकायदा डेट, विज्ञापन की डेट भी दी जाती है। विज्ञापन की डेट से लेकर और अंतिम परीक्षा तक की डेट वाले दी जाती है। 26 के लिए 30 जनवरी को कैलेंडर जारी हो गया मान्यवर। आपने पूछा 2017 से लेकर अब तक कितने लोगों को मिला और उसका क्या परिणाम, तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये बता दूं कि अभी तक आयोग के द्वारा उल्लेखनीय है कि आयोग के द्वारा अप्रैल 2017 से अब तक 47,407 पदों पर चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के कुल 18,004 अभ्यर्थियों को, ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के 2,081 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति वर्ग के 9,580 और अनुसूचित जनजाति के 447 अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17,295। ये मानवर हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप 47,000 का टोटल 27% देखें मानवर, तो 12,799 आता है। तो हमने पूरा, यानी जिस विभाग में जिस कैटेगरी की जो पद रिक्त हैं उनको भी भरा है और दिया है कितना, 17,295। बार बार ये कहा जाता है कि हम आरक्षण का पूरा वो पालन नहीं कर रहे हैं मान्यवर। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है मान्यवर, उसको हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो संख्या जिसके आधार पर हमने वो बता रहे हैं, दिया है, संख्या बता रहे हैं, उसमें आपने SC ST भी पूछा, SC पूछा, और उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं खास तौर से कि संख्या 27% इतनी है, लेकिन दिए गए 17,295। नहीं, आप अधिकार तो दूसरी सरकारों में था, क्या सरकार उसको लागू करेगी? क्या दलितों को और ओबीसी को जो है जिस तरीके से पुरानी सरकार कर रही थी उसको मंत्री जी करेंगे? और क्यों नहीं भरा गया? बैकलॉग ही बताया, ये बैकलॉग ही बताया। मंत्री जी हर विभाग पे अध्याचन, हम लोग तो कमिटियों में समितियों में बैठते हैं, उधर के लोग भी बैठते हैं, इधर के लोग भी बैठते हैं। हर विभाग पे सिर्फ अध्याचन जा रहा है। कब भर्तियां होंगी? ये प्लीज बैठिए, हो गया, उन्होंने जो बात बताया वो इस तरह है। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर, श्री कमाल अख्तर, विभागों, प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज बैठिए, नहीं विभागों का नहीं, आप ऐसे, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। श्री कमाल अख्तर बैठिए आप, नहीं आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्योस करें, प्लीज। अरे बैठो ना, अरे बैठो, अरे आप लोग नहीं, मैं करूँ, अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो, क्या नाम है, खेत की बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। तो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ये हंगामा जो है विपक्ष पार्टियों की तरफ से देखने को मिला। सुरेश खन्ना जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान विपक्ष पार्टियों ने कई सवाल उठाए, जिसके लिए कुछ देर के लिए विधानसभा के कार्य को रोका गया है। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान विपक्ष पार्टियों का जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। सुरेश खन्ना द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी और कई गंभीर सवाल जो है विपक्ष पार्टियों ने उठाया, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया है। तो यूपी विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता होगा सेवा तीर्थ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, सेवा तीर्थ परिसर दाहरा शिकोह रोड पर है। ये लगभग 2.26 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थित है। इसे लगभग 1189 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉडर्न और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के अंदर प्रशासनिक कार्यों को एक साथ करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय बने हुए हैं, जो पहले अलग अलग जगहों पर थे। ये पूरी तरह से एक स्मार्ट ऑफिस है, जहां हाई स्पीड इंटरनेट, पेपरलेस वर्क कल्चर के लिए डिजिटल आर्काइविस और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो मौजूद है। तो आपको बता दें, अब प्रधानमंत्री ऑफिस का नया कार्यालय होगा, नया ऑफिस होगा सेवा तीर्थ में। ये पूरा ऑफिस जो है वो बनाया जाएगा। अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम जो है इस ऑफिस में मौजूद होंगे। तो इसमें कई सारे ऑफिसेज इंक्लूड होंगे। आपको बता दें, कई प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय भी इसी में मौजूद होंगे। तो अब पीएमओ ऑफिस यानी प्रधानमंत्री ऑफिस जो है सेवा तीर्थ में होगा। इसका उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इस ऑफिस को बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस का अब नया पता होगा सेवा तीर्थ, जहां पर कई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कई परिवार विधायक जो है वो सपा में शामिल होंगे। 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उन्हें ज्वाइन कराएंगे। अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही कई पूर्व विधायक और अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उनका स्वागत और पार्टी में शामिल कराएंगे। पार्टी में नए सदस्यों के शामिल होने से समाजवादी पार्टी की राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक ताकत जो है वो मौजूद होगी। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यालय और नेताओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं शामिल होने वाले नेताओं की सूची और कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। 15 तारीख को वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। खुद अखिलेश यादव जो है उन्हें ज्वाइन कराएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है आपको बता दें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आई है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। किस तरह से देखा जाए, अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या कुछ बड़ा पद उन्हें समाजवादी पार्टी में मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा ये स्टेप है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखिए एक बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर अब ज्वाइन होने वाले हैं समाजवादी पार्टी में। तो देखिए एक बड़ा पद, एक बड़ा नाम, बड़े स्ट्रेटजीज और एक बड़ा अनुभव अपने अंदर वो समेटे हुए हैं। अनुभव के तौर की अगर बात करें तो देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे काम करना है और मुझे पार्टी में काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसीलिए मैं जो कांग्रेस पार्टी है वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ। देखिए उसके बाद से कहीं ना कहीं कयास थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब समाजवादी पार्टी की ओर रुख करते नजर आएंगे और देखिए वही हुआ भी। अब आने वाली 15 तारीख को नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे स्वयं समाजवादी पार्टी के प्रमुख
अखिलेश यादव। तो देखिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है वो खबर है इस समय उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और बिल्कुल। चुनाव से पहले इतने बड़े नेता का निकलना एक पार्टी से फिर दूसरे दल के अंदर शामिल होना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो नेता हैं जो कि सरकार बनाने में साथ रहे हैं, सरकार चलाने में साथ रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है, अलग अलग पार्टियों का अनुभव है और बहुत बड़ा हुजूम है जो अपने अंदर समेटे हैं। मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसे में जो मुस्लिम वोट है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। देखिए आपने पूछा समाजवादी पार्टी में बड़ा पद इनको मिल सकता है, बेशक इनको बड़ा पद जो है वो दिया जा सकता है और आने वाले चुनाव में एक बड़ी भूमिका जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की है वो रहेगी। खास तौर पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको साधने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में जाना और वहां पर उनका स्वागत होना साफ बताता है कि 27 की स्ट्रेटेजी जो है वो वेरी वेल प्लान्ड है समाजवादी पार्टी की और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ आ जाने के बाद से वोट बैंक और बढ़ेगा, पार्टी को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में प्रदेश की राजनीति में खासकर मुस्लिम दलित समाज पे क्या कुछ असर पड़ सकता है अगर ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो? जी देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इतिहास बहुजन समाजवादी पार्टी से रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है समय बिताया और अब देखिए समाजवादी पार्टी के साथ में दामन उनका थामने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो लोगों का हुजूम है, फिर वो चाहे पिछली जातियों से आते हों, अल्पसंख्यक से आते हों, दलित समाज से आते हों या फिर मुस्लिम समाज से आते हैं, और मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज में भी उनकी एक बड़ी पकड़ देखिए देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस में जो उन्होंने संपर्क बनाए, जिन लोगों को अपने साथ लाए, वो सारा ट्रैफिक यानी वो सारे वोटर्स जो हैं अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ टर्न होंगे, जिस और नसीमुद्दीन सिद्दीकी टर्न होंगे पीछे पीछे वोटर भी टर्न होंगे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखिए टर्न हो चुके हैं और ये टर्निंग पॉइंट जो सीधे है वो सीधे पहुंचता है समाजवादी पार्टी के मुख्यालय। 15 तारीख की वो तारीख जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो ज्वाइनिंग करवाएंगे समाजवादी पार्टी में और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो एक बड़ा वोट है, जो बड़ा एक अनुभव है, जितने भी लोग जुड़े थे वो सारा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ। तो बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज जो है विपक्षी पार्टियों की हो सकती है, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए या कांग्रेस की, तो कितना चैलेंज इन सभी पार्टियों के लिए हो सकता है अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी को इसका लॉस देखने को मिला था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी छोड़ करके गए थे बसपा का दामन, तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जो है वो देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी इस चीज को नाप चुकी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे बुंदेलखंड हो, वहाँ रहने वाले जो दलित समाज है, पटेल समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम में पसमानदा समाज है, वो समाज हमारे साथ आ जाएगा। और इसी चीजों को कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भी नाप रही है क्योंकि प्रमुखतम विपक्षी दल है और तो समय सत्ता पे भी काबिज है। चुनाव में बीजेपी भी इस स्ट्रेटजी में अपने काम करेगी, किस तरह से ये जो वोट बैंक्स हैं इनको सराहा जाए, इनको साधा जाए, क्योंकि अब एक बड़ा नाम जो है वो सामने के खेमे में आ गया है। खेमा छोटा नहीं है, 100 से ज्यादा जो है वो सीटों पर समाजवादी पार्टी है। पिछले चुनाव में बढ़त मिली, उसके पहले बीजेपी जहाँ जहाँ काबिज थी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में वहां पर भी देखिए जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, सीटें गिरी थी, इधर सपा की सीटें बढ़ी थी। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साथ आ गए हैं, कयास है कि सीटें और बढ़ेंगी, खास करके उन विधानसभा सीटों पे जोर रहेगा जहां पर अल्पसंख्यक या फिर दलित समाज बहुलता में है, वहां पर अब बीजेपी को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। प्रज्ञा बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, अब देखना ये होगा कि बीजेपी के लिए और कितने बड़े चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां बजट सत्र चल रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा हो रही है। अतुल प्रधान जो है अपना संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं आता जिससे सम्मानजनक स्थिति इस समय पर हो। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एक आउटसोर्सिंग है जिसके विषय में थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। मैं खुद अपने मेडिकल कॉलेज मेरठ की बता रहा हूं, 1700 लगभग आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी और आपके नर्सिंग स्टाफ है। 4 महीने हो जाते हैं मान्यवर, 8,000 साढ़े 8,000 की सैलरी पर वो लोग काम कर रहे हैं और यही पूरे प्रदेश में मान्यवर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ चल रहा है। दूसरा, आज के समय में मान्यवर असंगठित क्षेत्र में गिग वर्कर जो डिजिटल युग है उसमें डिलीवरी और ऐप पर आधारित लोग काम करने वाले लोग हैं,
जो मान्यवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा होता है, कई चीजें ऐसी आती हैं, क्या उसके लिए भी मान्यवर कोई इन्होंने योजना बनाई है कि क्या उनके जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या वो जो आपका पैटर्न दूसरे संगठित क्षेत्र में दूसरे कामगारों के लिए है, क्या ये जो गिग वर्कर हैं, क्या एक क्वेश्चन ये बनता है क्या इसके लिए भी आपकी कोई नीति अभी आई है? दूसरा मैं कहना चाहता हूं, निरंतर महंगाई जो बढ़ रही है, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि किस चीज के दाम कितने बढ़े, हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स और लगा दो आप। 1.5 लाख रुपए तोला सोना बिक रहा है, चांदी 3 लाख रुपए हो गई। कोई गरीब आदमी मजदूर सपने में भी सोने के लिए सोच सकता है क्या? लेकिन पेट भरने के लिए, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, कम से कम उसके जीवन निर्वाह के लिए तो मजदूर का इंतजाम आप लोग कर दें महंगाई के हिसाब से। मैं मान्यवर एक और लास्ट अपना सवाल करूंगा, एक तो ये गिग वर्करों के लिए क्या है, दूसरा आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं जो आपने कहा कि 16,000 रुपए हम लोग उनकी न्यूनतम करने जा रहे हैं, वो कब से करने जा रहे हैं, कब से कर दिया आपने, उसके बारे में जरूर बता दें। दूसरा, ये जो आप लगातार ये जो बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, जो अभी कहा था, जो एक सरकार बड़ी तेजी से महंगाई जो बढ़ रही है, सॉरी मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, आ जाए जो इसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, क्या इससे जोड़कर आप उनकी सैलरी निर्धारित करेंगे? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सभी सदन में बैठे माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, भारत सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को लागू। तो धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, अतुल प्रधान को आप सुन रहे थे। इसके बाद अन्य विपक्ष पार्टियां भी जो हैं कई सवाल लिए खड़ी हुई हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा हो रही है। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें अतुल प्रधान जो है अपना संबोधन दे रहे थे। वहीं आपको बता दें विपक्ष पार्टियां जो है वो लगातार हमलावर है। अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है अपना संबोधन देंगे। विपक्ष पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुनेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव पर लगातार चर्चा हो रही है। अब सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन चल रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव जो है वो शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ
सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां हैं। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार। तो भोपाल से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।